गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर विल बी फाइन। एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, एंड दिस इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस क्लास 9th. द नेम ऑफ द चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. एंड मे बी आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं इस चैप्टर पर वीडियो बना रहा हूँ. ठीक है, ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स बीच में मैंने इसके वीडियोस नहीं बना पाए, तो मैं आज जहाँ से मैंने प्रीवियस पार्ट ड्रॉप किया था वहीं से मैं आगे बढ़ रहा हूँ. पिछली क्लास के जो लेक्चर थे उसमें हमने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन के बारे में पढ़ा था, एंड वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू के बारे में पढ़ा था. उसी से आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो प्रीवियस पार्ट की जो वीडियोस है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं. नाउ पेज नंबर 7 आप देखेंगे अपनी बुक का, पॉलिटिकल साइंस, जो कि आपकी ये बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 के नाम से बुक आपके क्लास 9th के सिलेबस में है. चलिए, ठीक है, रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, शॉर्ट में बताऊंगा. ठीक है, कि इतना टाइम नहीं है अपने पास कि हम एकदम डिटेलिंग इसकी स्टडी करें. शॉर्ट में हम इसको जो जरूरत की चीजें वो पढ़कर आगे बढ़ेंगे. जैसे यहां पर लिखा है कि जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटीज रूल्स इन 1980. लिसन केयरफुली, ध्यान से देखेंगे, यहां पर ध्यान से सुनेंगे आप. ठीक है, कि जिम्बाब्वे की यदि बात करें हम, तो जिम्बाब्वे अटेन्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटीज रूल इन 1980. कि 1980 में जिम्बाब्वे को व्हाइट माइनॉरिटीज यानी सफेद गोरे जो थे वहां पर, यानी आप ब्रिटिश समझ सकते हैं उनको, उनको आजादी मिली थी. सिंस देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय जानू पीएफ, द पार्टी दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल. इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे ruled the country since independence. Election were held regularly and always won by JANU PF. President Mugabe was popular but also used unfair practice in election. अब यहां पर जानू पीएफ एक पार्टी का नाम है जो कि जिम्बाब्वे के फ्रीडम स्ट्रगल में लीडिंग पार्टी थी, यानी सबसे आगे थी वो पार्टी, और उसके जो लीडर्स थे जिनका नाम था मुगाबे. ठीक है, वो लीडर बाद में चुनाव जीते वो, और उसके बाद वो वहां के राष्ट्रपति बन गए. ठीक है, लेकिन वो हर बार के इलेक्शन में वही चुनाव जीतते थे. वो पॉपुलर लीडर तो थे लेकिन वो अनफेयर तरीके से चुनाव जीतते थे. ठीक है, और उन्होंने लिखा है कि ओवर द इयर्स हिज गवर्नमेंट changes the constitution several times to increase the power of president and makes him less accountable. ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते गए. ये पब्लिक के द्वारा चुने तो जाते, देखिए हम डेमोक्रेटिक फॉर्मेट ऑफ गवर्नमेंट पे चल रहे हैं कि पब्लिक के द्वारा तो चुने जाते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, काफी टाइम तक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते रहे वहां के, और प्रेसिडेंट की पावर को बढ़ाते रहे, जबकि अकाउंटेबिलिटी को कम करते रहे, जिम्मेदारियों को कम करते रहे. एंड नाउ फिर यहां पर लिखा है कि पब्लिक ऑपोजिशन पार्टी वर्क्स वेयर हैरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टर्ब. ये अपोजिशन की पार्टी को हैरेस्ट करते थे, अपोजिशन की जो पार्टी थी उनको परेशान करते थे, उनकी मीटिंग्स को डिस्टर्ब करते थे, नुकसान पहुंचाते थे. एंड पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल. कि पब्लिक यदि वहां पर प्रोटेस्ट करती, विरोध करती गवर्नमेंट का, तो वहां पर उसको इलीगल माना जाता था. और भी चीजें हैं, शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि प्रिंटिंग प्रेस, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, इन सब पर गवर्नमेंट का कंट्रोल था. यानी जब डेमोक्रेसी के तौर पर वो चुने गए, लेकिन काम तो अनफेयर हो रहा है, काम तो वहां पर अनडेमोक्रेटिकली किया जा रहा है. कि डेमोक्रेटिक वहां पर है जहां पर लोगों के पास फ्रीडम हो, यानी रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, कि आपके पास फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू थॉट, यानी आपके पास बोलने की स्वतंत्रता हो. जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जहां पर राइट टू फ्रीडम में हमको 6 प्रकार के फ्रीडम के राइट्स दिए गए हैं. ठीक है, तो ये राइट्स वहां पर नहीं थे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी. ठीक है, और यहीं पर लिखा है कि इसके आगे पर देखेंगे आप कि ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017. कि 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति के पद से हटा दिया गया. ठीक है, नाउ द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी, but it not sufficient. Popular governments can be undemocratic, popular leader can be autocratic. ठीक है, इन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी में लीडर का पॉपुलर होना जरूरी तो है, बट इतना पॉपुलर आप मत करिए किसी लीडर को बार बार चुनाव में जिता के कि वो अनडेमोक्रेटिक होने लगे. एंड पॉपुलर
पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक एंड पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। कि जो लीडर्स हैं पॉपुलर लीडर्स वो ऑटोक्रेटिक का मतलब यहाँ पर तानाशाह होना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बेटा यहाँ पर जब आप समझें इस चीज को कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो है बट आप किसी लीडर को इतना पॉपुलर मत बनाइए कि बार बार आप उसको चुनाव में जिता रहे हैं। बार बार चुनाव जीतने के साथ साथ उसमें क्या आ जाएगा, एक घमंड आने लगता है, ठीक है। जो घमंड उसको, जो एरोगेंस उसको एक ऑटोक्रेटिक बना देता है, ठीक है, उसको एक तानाशाह बना देता है जिसको हम डिक्टेटर कहते हैं, ठीक। तो यही कहानी थी जिम्बाब्वे का एग्जांपल आपको इसलिए बताया गया कि वहां पर लोगों के पास राइट्स नहीं थे, ठीक है। तो एक अच्छी गवर्नमेंट के लिए लोगों के पास राइट्स होने चाहिए, ये कहना है इस चैप्टर में, ठीक है। लोगों के राइट्स को लेकर कि लोगों के पास राइट्स कैसे होने चाहिए, फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, कि अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम, ठीक है। अब कुछ बोलने का फ्रीडम, प्रोटेस्ट करने का फ्रीडम, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने का फ्रीडम, ठीक है। विपक्ष के लोगों को बराबर क्या राइट्स देना, तो ये राइट्स की बात की कि सबके पास रिस्पेक्ट होना चाहिए, सबके राइट्स का रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब पेज नंबर 9 पर सबसे नीचे आप देखेंगे, ठीक है, मैं यहां पर शो कर दे रहा हूं कि ये है लास्ट फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। आप देखें कि आ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। ये लास्ट फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का कि जहां पर लिखा है कि आ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो है लेकिन उसको एक लिमिट्स में अपनी रूल शासन करना चाहिए। किन के लिमिट्स पर, बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स, की कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक जो नियम है और सिटीजन के जो राइट्स हैं, ठीक है, उसके लिमिट्स के अंदर ही रूल्स करना चाहिए। तो ये तो था बेटा रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। एंड नाउ द नेक्स्ट समरी डेफिनेशन, कि डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी, एक सिंपल डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी उसको समराइज करना है हमको। तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी वो आपको याद होगा या आपने पिछली क्लास में देखा होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि let us sum up the discussion so far. We started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. कि डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का फॉर्म है जहां पर जो रूलर्स हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। अब लेकिन इन्होंने क्या कहा कि वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशन वाज नॉट एडोप्टेड अनलेस वी एक्सप्लेन सम ऑफ द कीवर्ड्स यूज्ड इन। ये जो डेफिनेशन है बेटा, इसको इन्होंने बोला कि जब तक हम इसके कीवर्ड्स को, मेन कीज को, जो वर्ड्स हैं वहां पर उसको हम डिफाइन नहीं करेंगे तब तक ये मीनिंगलेस डेफिनेशन है, ठीक है। तो थ्रू अ सीरीज ऑफ एग्जांपल्स we worked out for features of democracy as a form of government. Accordingly, democracy is a form of government in which, देखिए आप क्या क्या लिखा है यहां पर कि डेमोक्रेसी तो गवर्नमेंट का फॉर्म तो है, साथ में वहां पर क्या क्या होना चाहिए। पहला देखिए लिखा है कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन, कि जो रूलर्स लोगों के द्वारा चुने जाते हैं उनको बहुत सारे राइट्स, यानी सारे डिसीजन लेने का राइट्स होता है। नेक्स्ट लिखा है कि इलेक्शन ऑफर्स अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स, ठीक है। कि इलेक्शन फिर होते हैं, हर 5 साल में अपने यहाँ इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन लोगों को एक अपॉर्चुनिटीज देता है, एक फेयर अपॉर्चुनिटीज दे रहा है कि वो चाहे यदि गवर्नमेंट से परेशान है, गवर्नमेंट उनको पसंद नहीं है, तो वो गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। Now the next, this choice and opportunity is available to all the people on an equal basis, कि ये जो अपॉर्चुनिटीज है, ये जो चॉइस है, ये सभी के पास इक्वल होती है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, वन वोट वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। नाउ द नेक्स्ट, द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स, की जो गवर्नमेंट रूल कर रही है, ठीक है। टू एक्सरसाइज टू दिस चॉइस लीड्स टू गवर्नमेंट लिमिटेड, कि जो गवर्नमेंट है वो लिमिटेड होती है। कैसे, किस पर लिमिटेड होती है, जो हमने चौथा फीचर्स पढ़ा कि किस चीज पर, कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स के लिमिट पर होती है, ठीक है। इसके बाद आप पेज नंबर 9 पर सबसे टॉप में देखेंगे, वहां पर लिखा है कि रीड दिस 5 एग्जांपल ऑफ वर्किंग और डेनियल ऑफ डेमोक्रेसी, मैच ईच ऑफ दीज विद रिलेवेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी डिस्कस्ड एबव, कि हमने जो इससे पहले डिस्कस किया हुआ है डेमोक्रेसी के बारे में, उसी कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको पढ़ें और इसको भरने की कोशिश करेंगे आप। चलिए मैं वो दिखा देता हूं कि क्या लिखा है यहां पर। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये आपको भरना है और फिल करना है, जहां पर लिखा है कि चेक योर प्रोग्रेस। एंड नाउ अब हम आते हैं 1.3 वाई डेमोक्रेसी पर। अब देखिए इस पे वाई डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, हम उसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। यहां पर लिखा कि एन आर्गुमेंट ब्रोक आउट इन मैडम लिंगदोस क्लास, सी हैड फिनिश्ड टीचिंग
द प्रीवियस सेक्शन ऑन व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड आस्क्ड द स्टूडेंट इफ दे थॉट डेमोक्रेसी वाज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एवरीवन हैड समथिंग टू से। तो मैडम लिंगदो जिनके बारे में हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, पेज नंबर 9 पर आप देखेंगे, जहां पर मैडम लिंगदो के क्लास के कुछ बच्चे हैं, वहां पर डिस्कशन होता है, एक डिबेट होता है, डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के मेरिट्स पर यानी उसकी अच्छाई पर कि क्या वाकई में डेमोक्रेसी अच्छा है। लेकिन वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको डेमोक्रेसी पसंद होता है, कुछ होते हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आर्गूमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कन्वर्सेशन है उनके बीच का, जहां पर कुछ बच्चों को पसंद नहीं है, ठीक है। बेसिकली हम जो ध्यान देने वाले हैं, हम जो पढ़ने वाले हैं, आप देखेंगे पेज नंबर 10 जहां पर लिखा है कि आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कि कुछ आर्गूमेंट्स हैं, ठीक है, जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। मैं आपको यहां पर शो कर रहा हूं कि आप इसको देखेंगे यहां पर कि क्या क्या वो आर्गूमेंट्स हैं। देखिए लिखा है कि दिस कन्वर्सेशन हैज मोस्ट ऑफ द आर्गूमेंट दैट वी रूटीनली नियर against democracy, let us go over some of these arguments, कि कुछ आर्गूमेंट्स जो हैं जो डेमोक्रेसी के खिलाफ जाते हैं, हम उनके बारे में देखते हैं यहां पर कि क्या क्या है। सबसे पहला लिखा है यहां पर, देखिए आप, कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, कि डेमोक्रेसी में लीडर्स कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं बेटा, जरूरी नहीं कि एक ही लीडर बार बार चुनाव जीते, ठीक है। कि लीडर यहां पर लिखा है कि कीप चेंजिंग, कि वो चेंज होना पड़ता है या चेंज करते हैं, जिससे क्या होता है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है, कि राजनीतिक स्थिरता नहीं बन पाती। कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हो सकता है अगली बार प्रधानमंत्री कोई और लीडर हो, ठीक है, इनसे पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो एक क्या हो रहा है कि इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है, अस्थिरता बढ़ती जाती है। नाउ द सेकंड देखें, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि ये एक पॉलिटिकल कंपटीशन है जहां हर कोई जीतना चाहता है, ठीक है, हर कोई जीतना चाहता है एंड अपना पावर, अपनी ताकत दिखाना चाहता है, ठीक है। यहां पर मोरलिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता, यानी नैतिकता पर ध्यान नहीं दिया जाता। नाउ द नेक्स्ट देखिए, सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इज लीड्स टू डिलेस, कि अब जब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जब लोगों के द्वारा लीडर्स चुने जाते हैं तो वहां पर कोई भी डिसीजन लिया जाता है, सडनली एक रूलर डिसीजन नहीं लेता। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई डिसीजन लेना है तो उनको अपने चुने हुए जो नेता हैं, जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, उनसे डिस्कशन करना पड़ेगा, जो उनके मंत्री हैं उनसे डिस्कशन करना पड़ेगा। तो यही लिखा है कि डेमोक्रेसी ने सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड, कि बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, तब जाकर आप कोई डिसीजन ले पाते हैं। और इस कंडीशन पर क्या हो रहा है कि जो भी डिसीजन है उसको लेने में काफी देर हो जाती है, फैसला लेने में काफी वक्त लग जाता है। नाउ द नेक्स्ट देखिए, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट्स लीड्स टू बैड डिसीजन, कि जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं, इलेक्टेड पीपल्स होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको लोगों के इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं होता कि लोगों का इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, और वो गलत डिसीजन ले बैठते हैं, ठीक। नाउ द लास्ट देखिए, आप लिखा है कि ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो पीपल, ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो चुनाव में वोट देते हैं, लीडर्स बनाते हैं, उनके बारे में ये लिखा है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू सॉरी मैं एक लाइन भूल गया, उससे ऊपर वाली लाइन देखिए, कि डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, कि डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है कि जो लीडर चुनाव में खड़ा होता है वो काफी सारा पैसा खर्च करता है चुनाव जीतने के लिए, ठीक है, ये इलेक्टोरल कंपटीशन हो जाता है। तो जब वो चुनाव में सत्ता में आता है तो करप्शन बढ़ जाता है, उन पैसों को वापस लाने की होड़ में लग जाता है, ठीक है। और लास्ट लिखा है कि ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, कि जो आम आदमी है उसको खुद नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है, ठीक है। तो यहां पर यह कहा गया है ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, कि वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाता, ठीक है। तो फिर वो वोट देकर एक अच्छा लीडर कैसे चुन सकता है, इसीलिए डेमोक्रेसी के खिलाफ ये आर्गुमेंट जाता है। एंड उसी के नीचे पैराग्राफ में आप देखेंगे क्या लिखा है कि आर देयर सम अदर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ, कि आपके हिसाब से कोई और आर्गुमेंट्स हो तो आप बताइए, ठीक है। तो ये बहुत सारे आर्गुमेंट्स आपको देखने को मिले जो डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। अगली क्लास में हम आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी के लिए क्या अच्छा है। आज के लिए बस इतना ही।